ब्राजील में विश्व गुरु ऑपरेशन सिंदूर की गूंज बिल्कुल आपको ये बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज ट्रेंड्स में कौन कौन सी वो खबरें हैं जिन पर हमारा फोकस रहेगा, जल्दी से आपको वो दिखाते हैं। वो 6 खबरें कौन कौन सी हैं, सबसे पहले एक एक करके वो इस वक्त देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्राजील दौरे की हम बात करने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज किस तरह से वहां पर सुनाई दी, ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वो तमाम खबरें जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ब्राजील में इस वक्त है, साथ ही हम बात करेंगे मस्क की पार्टी की भी, जिसे तैयार कर लिया गया है। खेमका की सुपारी की बात होगी जिस पर सियासत इस वक्त भारी है, और साथ ही हम बात करेंगे इंग्लैंड की, जहां पर बिग विक्ट्री तय मानी जा रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे हिंदुस्तान टू टेक्सास की, जहां इस वक्त भारी तबाही नजर आ रही है। हिंदुस्तान से लेकर टेक्सास तक जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाएंगे, और साथ ही भूकंप से किस तरह से नेपाल थर्रा गया है, किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है नेपाल में, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार एक्स पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। आइए सबसे पहले एक बार ये नजर डाल लेते हैं कि एक्स पर इस वक्त क्या ट्रेंडिंग है। तो एक्स पर जो खबर इस वक्त ट्रेंड कर रही है वो है ब्राजील में विश्व गुरु ऑपरेशन सिंदूर की गूंज। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील यात्रा की सबसे पहले बात करेंगे। ब्रिक्स 2025 शिखर सम्मेलन ने भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत कर दिया है, और सबसे ज्यादा ऑपरेशन सिंदूर और ये देश नहीं मिटने दूंगा जैसे नारे इस यात्रा के केंद्र में रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो डी जेनेरियो पहुंचे, वहां पर ऑपरेशन सिंदूर की वैश्विक गूंज सुनाई दी, जिसने हमारे दुश्मनों के कानों तक भी संदेश पहुंचाया है। भारतीय समुदाय ने रियो में पारंपरिक भारतीय वेशभूषा में नृत्य और सांस्कृतिक परिस्थितियों से दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को यहां पर प्रदर्शित किया। ये प्रस्तुति भारत के आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का प्रतीक थी, जो पाकिस्तान आधारित आतंकवादियों के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई को दर्शाती है। यह सांस्कृतिक प्रदर्शन केवल एक स्वागत समारोह नहीं था, बल्कि ये भारतीय प्रवासियों की एकजुटता और भारत के प्रति उनकी भावनात्मक लगाव का प्रतीक भी था। यह भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का और उदाहरण भी है, जो वैश्विक मंच पर भारत की छवि को मजबूत करता है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र ये दर्शाता है कि कैसे भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान के लिए हर कदम उठा रहा है। ये इस वक्त आप देख रहे हैं, पीएम मोदी इस वक्त ट्रेंडिंग में है। दरअसल ये एक्स पर बहुत सारे हैशटैग्स हैं जो इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। एक वैश्विक जिम्मेदार ताकत के रूप में अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, यहां पर कुछ नारों की गूंज सुनाई दी, जिसमें एक नारा ये था, ये देश नहीं मिटने दूंगा। ये नारा भारत की संप्रभुता और दृढ़ता को रेखांकित करता है। ब्राजील में इस नारे का गूंजना भारतीय समुदाय के बीच राष्ट्र गौरव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति समर्थन को दर्शाता है। ये देश नहीं मिटने दूंगा गाने पर परफॉर्मेंस सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि एक राष्ट्रवादी और रणनीतिक संदेश भी है। ये नारा, ये परफॉर्मेंस ये आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत और मजबूत विदेश नीति का प्रतीक जरूर नजर आती है। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्राजील दौरे की जब हम कर रहे हैं, तो इस दौरे ने भारत की विदेश नीति में एक नए अध्याय की शुरुआत की है।
ये यात्रा न केवल ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारत की भागीदारी को दर्शाती है, बल्कि द्विपक्षीय संबंधों में भी गहराई लाने का संकेत देती है। विशेष रूप से भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ में नेतृत्व की होड़ में ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। भारत और ब्राजील दो ऐसे लोकतांत्रिक, विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं जो विश्व राजनीति के नए केंद्र बनते जा रहे हैं। दोनों देश कई वैश्विक मंचों जैसे G20, ब्रिक्स और IBS यानी इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम के सक्रिय सदस्य हैं। इन साझेदारियों के माध्यम से भारत और ब्राजील न केवल वैश्विक फैसलों में भागीदार बनते हैं, बल्कि एक दूसरे के रणनीतिक और आर्थिक हितों को भी मजबूती देते हैं। भारत और ब्राजील अलग अलग सेक्टर्स में देखिए एक दूसरे को सहयोग करते हैं और पीएम की ये यात्रा इस सहयोग को और भी बढ़ा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कृषि क्षेत्र की। अगर इसमें दोनों कंट्रीज के सहयोग की हम बात करें तो ब्राजील कृषि क्षेत्र में एक वैश्विक नेता है, खासकर सोया, कॉफी और गन्ना उत्पादन में। भारत ब्राजील के साथ सतत कृषि, जैविक खेती और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग को और ज्यादा यहां पर बढ़ा सकता है। अब ऊर्जा सहयोग की अगर बात करें तो ब्राजील बायोफ्यूल और एथेनॉल उत्पादन में अग्रणी है, वहीं भारत ऊर्जा क्षेत्र में वैकल्पिक स्रोत की खोज में लगा हुआ है। अब ये दोनों देश इथेनॉल ब्लेंडिंग, ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर एनर्जी जैसे अलग अलग सेक्टर्स में साझेदारी को गहरा सकते हैं। अब बात होगी डिफेंस सेक्टर की। रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन, साइबर सुरक्षा और AI, साथ ही डिजिटल सुरक्षा जैसे क्षेत्र में भारत ब्राजील एक दूसरे को पूरक सहयोगी मानते हैं। भारत की डिजिटल इंडिया पहल और ब्राजील की टेक्नोलॉजी अपनाने की रणनीति को जोड़ने के प्रयास किए जा सकते हैं। इससे फिनटेक, ई-गवर्नेंस और साइबर इनोवेशन में सहयोग संभव है। वैश्विक दक्षिण की आवाज कहीं ना कहीं यहां से बुलंद होगी। कैसे? क्योंकि भारत और ब्राजील की इसमें साझा भूमिका है। सबसे बड़ी बात, अगर हम वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की बात करते हैं तो वैश्विक दक्षिण शब्द उन देशों के प्रयोग से जुड़ा हुआ है जो आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से विकसित देशों में इस वक्त पीछे हैं, लेकिन उभरते हुए हैं। भारत और ब्राजील इस समूह के प्रमुख और मुखर नेता बनते जा रहे हैं। भारत और ब्राजील दोनों जलवायु परिवर्तन, विकास फंडिंग, वैक्सीन समानता और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विकासशील देशों के लिए समान दृष्टिकोण रखते हैं। इन मंचों पर दोनों ही मिलकर ग्लोबल साउथ की नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकते हैं। अब इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका क्या है, यह आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। पीएम मोदी ने हाल के सालों में खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया है जो पश्चिम के साथ संवाद करते हुए विकासशील देशों के हित की रक्षा करता है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि ब्राजील में उनकी मौजूदगी आखिरकार क्या दर्शाती है। ये ग्लोबल साउथ के चैंपियन के रूप में उनके व्यक्तित्व को मजबूत करती है, उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में पेश करती है जो लोकल समस्याओं को ग्लोबल समाधान में बदलने की क्षमता रखता है। भारत और ब्राजील के रिश्ते न केवल आर्थिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से बल्कि एक नैतिक और वैश्विक नेतृत्व की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ब्राजील दौरा इन रिलेशंस को नई ऊर्जा देता है और दुनिया को यह संकेत भी देता है कि भारत अब न केवल अपनी सीमाओं तक सीमित है, बल्कि वो वैश्विक मंचों पर विश्वसनीय नेतृत्व प्रदान करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। तो कुल मिलाकर पीएम की इस यात्रा का कंक्लूजन यही है। अब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि अब अगली खबर एक्स पर क्या ट्रेंड कर रही है। तो एक्स पर जो अगली खबर ट्रेंड कर रही है वो है एलन मस्क से जुड़ी हुई। एलन मस्क के अमेरिका पार्टी के गठन की घोषणा एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है जिसे अलग अलग एंगल से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एंगल यह है, टू पार्टी सिस्टम पर यह सीधा सीधा हमला है।
मस्क का दावा है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही पार्टियां एक यूनि पार्टी यानी एक समान व्यवस्था का हिस्सा है जो भ्रष्टाचार और खराब नीतियों को बढ़ावा देती है। उनकी अमेरिका पार्टी इस टू पार्टी सिस्टम को तोड़ने की एक बड़ी कोशिश जरूर है। यह घटना अमेरिकी जनता में बढ़ती असंतुष्टि को दर्शाती है, जहां पर लोग पारंपरिक पार्टियों से नाराज हैं। मस्क का यह कदम स्वतंत्र वोटर्स और उन लोगों को आकर्षित कर सकता है जो तीसरे ऑप्शन की तलाश में है। अब समझना इंपॉर्टेंट यह है कि इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। तीसरे दल का गठन ऐतिहासिक रूप से अमेरिका में टफ रहा है क्योंकि चुनावी प्रणाली दो दलों को प्राथमिकता देती है। यह कदम 2026 के चुनाव में रिपब्लिकन वोटर्स को बांट सकता है, जिससे डेमोक्रेट्स को यहां प्रॉफिट जरूर हो सकता है। अब मस्क और ट्रंप के रिलेशंस की बात करें तो दोनों के बीच में तनाव बढ़ चुका है और मस्क का यह कदम डोनाल्ड ट्रंप के साथ में उनकी हालिया सार्वजनिक असहमति और सबसे बड़ा बिल यानी बिग ब्यूटीफुल बिल की उनकी आलोचना से जुड़ा हुआ है। मस्क ने इस बिल को बेकार और भ्रष्ट करार दिया था, जिसके बाद ट्रंप ने मस्क की कंपनियों के सरकारी अनुदान को खत्म करने और उनकी रिपोर्टेशन की धमकी दी। ये तनाव मस्क के इस कदम का एक प्रमुख प्रेरक भी हो सकता है। पहले ट्रंप के करीबी सहयोगी रहे मस्क ने अब उनके खिलाफ एक नया राजनीतिक मंच बनाया है जो ट्रंप के समर्थकों को जरूर नाराज कर सकता है। सवाल यह है कि अब इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। ट्रंप समर्थक मस्क के इस कदम को विश्वासघात के रूप में देख सकते हैं, खासकर क्योंकि मस्क ने इन चुनाव में ट्रंप को $280 मिलियन से ज्यादा का समर्थन दिया था। अब ट्रंप की धमकी मस्क को और ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने के लिए प्रेरित जरूर कर सकती है। इसका तीसरा जो एंगल है वो है आर्थिक एंगल। मस्क ने अमेरिका पार्टी को सरकारी खर्च और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मंच के रूप में पेश किया। उनकी आलोचना विशेष रूप से ट्रंप के $3.4 ट्रिलियन के खर्च बिल पर केंद्रित है, जिसके बारे में उनका यह मानना है कि यह देश को दिवालिया कर देगा। हालांकि मस्क की यह पहल उन वोटर्स को जरूर आकर्षित कर सकती है जो सरकारी खर्च, राष्ट्रीय ऋण और कर नीतियों को लेकर चिंतित है। उनका यह कहना है कि उनकी पार्टी 80% मध्यमार्गी वोटर्स का प्रतिनिधित्व करेगी, जो ना तो पूरी तरह से रिपब्लिकन है और ना ही डेमोक्रेट है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि भाई इसका इंपैक्ट होगा क्या। मस्क की आर्थिक विश्वसनीयता उनकी पार्टी को कुछ विश्वसनीयता जरूर दे सकती है, हालांकि उनकी रणनीति सीमित प्रभाव डाल सकती है क्योंकि व्यापक राष्ट्रीय समर्थन जुटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मस्क के सामने चैलेंजेस भी बहुत सारे हो सकते हैं। वो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, समझिए। मस्क की अमेरिका पार्टी को कई सारी आलोचनाओं और साथ साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका में तीसरे दल का सफल होना बहुत मुश्किल दिखता है क्योंकि चुनाव प्रणाली दो दलों को ही बढ़ावा देती है। मस्क की पार्टी को गंभीरता से लेने के लिए संगठनात्मक ढांचे और साथ साथ स्पष्ट नीतियों की जरूरत होगी, जो अभी तक स्पष्ट नहीं है। मस्क के पास धन है और प्रभाव भी है, लेकिन राजनीतिक अनुभव की कमी जरूर है। अब यहां पर संगठनात्मक चुनौतियां उनकी पार्टी की सफलता को सीमित जरूर कर सकती है। मस्क ने संकेत दिया कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर नहीं लड़ेगी, बल्कि कुछ चुनिंदा सीनेट और हाउस सीटों पर ही ध्यान देने वाली है, जहां वो केंद्रित प्रभाव जरूर डाल सके। ये रणनीति मस्क को सीमित संसाधनों के साथ साथ ज्यादा प्रभाव डालने में मदद कर सकती है, लेकिन ये उनकी पार्टी को एक राष्ट्रीय ताकत बनने से जरूर रोक सकती है। अगर मस्क कुछ प्रमुख सीटों पर जीत हासिल करते हैं तो उनकी पार्टी एक स्विंग ब्लॉक जरूर बन सकती है, जो प्रमुख नीतियों को प्रभावित कर सकती है। अब आइए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें जल्दी से देखते हैं और देखते हैं इस वक्त फेसबुक पर क्या ट्रेंड कर रहे हैं। खेमका की सुपारी, सियासत भारी। दरअसल बिहार में एक मर्डर ने
प्रदेश की राजनीति को भी गरमा दिया है। मर्डर एक बिजनेसमैन का, जिन्हें बदमाशों ने सीधे सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। आलम यह हुआ कि इस मर्डर पर बड़े बड़े सियासी नेताओं ने नीतीश सरकार पर सवाल उठा दिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हत्याकांड को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। गोपाल खेमका मर्डर केस में पुलिस लगातार इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। तो जो सच इस हत्याकांड को लेकर सामने आ रहा है वो हैरान और दहशत में डालने वाला है, क्योंकि पुलिस की जांच इस तरफ इशारा कर रही है कि इस हत्याकांड का कनेक्शन सीधे जेल में बैठे अपराधियों से हो सकता है। ये इस वक्त आप देख रहे हैं, ये खबर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है और ये इस वक्त आप देखेंगे ट्रेंडिंग इन इंडिया। गोपाल खेमका 15,000 से ज्यादा पोस्ट अभी तक हुई है। दरअसल बिहार पुलिस ने गांधी मैदान के आसपास लगे 36 से ज्यादा कैमरों को अभी तक खंगाला, यानी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया है। एक फुटेज में शूटर को स्कूटी से जेपी गोलंबर की तरफ भागते हुए देखा गया। उसका आखिरी डिजिटल लोकेशन हाजीपुर में मिला, जहां से उसका ट्रेसिंग सिग्नल कट गया था। पुलिस को अब शक है कि शूटर उत्तर बिहार के किसी जिले से यहां पर आया था या फिर उसने जानबूझकर अपनी लोकेशन को भटकाने के लिए ये प्लानिंग की। अब इस मामले की एसआईटी ने जांच की कमान संभाली है। एसआईटी ने बेऊर जेल में छापेमारी की। कुछ कुख्यात अपराधियों से पूछताछ की गई, जिनमें से एक को अलग सेल में भेज दिया गया है। जेल से 3 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एक डेटा केबल और संदिग्ध नंबर्स की एक लिस्ट बरामद हुई है। इससे साफ है कि हत्या की साजिश जेल के अंदर से भी रची जा सकती है, यानी जेल में बैठे बैठे अपराधियों ने गोपाल खेमका की सुपारी ली और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की जांच में यह भी बात सामने आई है कि गोपाल खेमका अपराधियों की हिट लिस्ट में थे, यानी खेमका पर पहले से नजर रखी जा रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि इस हत्याकांड में 3 से 4 आरोपी शामिल थे। पुलिस सूत्रों के अकॉर्डिंग यह हत्याकांड किसी व्यक्तिगत रंजिश का नहीं, बल्कि संगठित अपराध नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आया है कि खेमका की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी और इस मर्डर का षड्यंत्र रचने वाले आरोपी और शूटर दोनों ही एक ही उद्देश्य के लिए मैदान में उतारे गए थे और वो था खेमका का मर्डर। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि आखिर क्यों गोपाल खेमका को मारा गया। पुलिस के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो इस वक्त यही बना हुआ है और इसी सवाल के इर्द गिर्द एसआईटी की जांच चल रही है। सवाल आखिर किनसे था गोपाल खेमका को खतरा, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है। क्या कोई कारोबारी रंजिश थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। माफिया सिंडिकेट की कोई साजिश थी और सुपारी किलिंग है तो फिर किसने सुपारी दी। गोपाल खेमका एक साफ छवि वाले बिजनेसमैन थे, उनके बेटी की भी इसी तरह से हत्या की गई थी। ऐसे में बिहार का पॉलिटिकल पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि विपक्ष को इस मर्डर में मौका दिखाई दे रहा है। सवाल बहुत सारे हैं। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन की पैरवी करते हैं। सुशासन बाबू के नाम से भी सीएम नीतीश जाने जाते हैं। ऐसे में स्किलिंग को मुद्दा बनाकर विपक्ष उनके सुशासन वाली इस इमेज पर हमला बोलना चाहता है, उनकी छवि पर डेंट लगाना चाहता है, जिससे आने वाले चुनाव में राजनीतिक फायदा मिल सके। कुल मिलाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि उनकी सरकार को बिहार में गुंडा राज वाला टैग लगे, क्योंकि इस गुंडा राज को टारगेट कर नीतीश ने बिहार में अभी तक की अपनी सत्ता को बचाकर रखा है। लेकिन गोपाल खेमका का मर्डर नीतीश सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती जरूर है। हालांकि इस घटना के बाद नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्टिव है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से डीजीपी और आला अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि अपराधियों को किसी हाल में बख्शा ना जाए। तो यह संदेश पुलिस पर भी स्पष्ट दबाव के रूप में देखा जा रहा है कि जल्द से जल्द मामले का पुलिस को अब खुलासा करना ही होगा। और इस बीच खबर यह भी है कि 3 जेल वार्डन पर बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। खबर यह मिल रही है कि बेऊर जेल के 3 कक्षपाल निलंबित कर दिए गए हैं। ये इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज यहां पर निकलकर सामने आ रही है। इसी मामले से जुड़ी हुई
बेऊर जेल के 3 ऐसे वार्डन हैं जिन पर एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है और निलंबित कर दिया गया है। जेल के सहायक अधीक्षक अजय कुमार, जिसे शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया है। जेल उपाधीक्षक अजय कुमार को भी शोकॉज नोटिस यहां पर जारी किया गया है। जेल से मोबाइल और आपत्तिजनक सामान मिलने के बाद यह कार्रवाई यहां पर की गई है। दरअसल बेऊर जेल में छापेमारी की थी और उसके बाद यहां ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अब आइए आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर से देखते हैं कि अब अगली खबर वो कौन सी है जो इस वक्त एक्स पर ट्रेंड कर रही है। इंग्लैंड में हिंद की जय, बिग विक्ट्री तय। एजबेस्टन के मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ऐतिहासिक जीत की दहलीज पर खड़ी है। मुकाबले के चौथे दिन तक भारत ने इंग्लैंड के सामने 608 रन का एक बड़ा टारगेट रखा, जिसके जवाब में मेजबान टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक 3 विकेट के नुकसान पर मात्र 72 रन बनाए थे। अब भारत को जीत के लिए केवल 7 विकेट की जरूरत है, लेकिन मौसम इस उपलब्धि के रास्ते में रोड़ा बन सकता है। 58 साल का सूखा टूटने की उम्मीद है इस मुकाबले से, क्योंकि एजबेस्टन का यह मैदान भारत के लिए अभी तक अशुभ साबित होता आया है। भारतीय टीम इस मैदान पर पिछले 58 सालों में एक भी टेस्ट जीतने में असफल रही है। ऐसे में जीत सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। शुभमन गिल की ऐतिहासिक पारियों की बात करें तो इस मैच के हीरो रहे युवा बल्लेबाज शुभमन गिल, जिन्होंने दोनों पारियों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 269 और 161 रन बनाए। उनके इन पारियों ने न केवल भारत को मैच में मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को भी पस्त कर दिया। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं और अभी अगले प्लेटफॉर्म पर देख लेते हैं इस वक्त क्या ट्रेंड कर रहा है। जल्दी से एक बार देख लेते हैं इंस्टाग्राम पर। तो इंस्टाग्राम पर जो खबर इस वक्त ट्रेंड कर रही है वो है हिंदुस्तान टू टेक्सास क्लाउड नेक्सस। मॉनसून की भारी बारिश, नदियों का लगातार बढ़ता जलस्तर और पहाड़ी इलाकों में हो रहा भूस्खलन लोगों की मुसीबत को बढ़ा रहा है। भारत में इस समय कई ऐसे राज्य हैं जो भारी बारिश और बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी भर चुका है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों की बात करें तो दिल्ली, जहां पर यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा उफान पर है। नदी के बीच में स्थित नर्मदा मंदिर समेत कई ऐसे मंदिर हैं जो डूब चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें, भिवंडी में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में खेड़ के रघुवीर घाट पर लैंडस्लाइड हुई। 15 दिनों में तीसरी घटना है। मध्य प्रदेश की बात करें, बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने से बाढ़ के हालात हैं। इस तरह की सिचुएशन इस वक्त यहां पर बनती हुई दिख रही है। और आइए अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ और खबरें कि आखिरकार अब जल्दी से देख लेते हैं कि YouTube पर इस वक्त क्या ट्रेंड कर रहा है। तो आइए जल्दी से एक बार चेक कर लेते हैं। भूकंप से थर्राया नेपाल, हाहाकार। नेपाल की आज की सुबह दहशत से भरी हुई थी और वजह थी नेपाल को एक बार फिर वही मंजर याद आ गया जब धरती के कंपन ने वहां जमकर तांडव बजाया था। दरअसल नेपाल में आज सुबह 8:21 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप कम इंटेंसिटी वाला था, लेकिन इसके बाद भी नेपाल में हर कोई डरा हुआ दिखाई दिया। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी यानी NSC के मुताबिक नेपाल में आया यह भूकंप 3.5 तीव्रता वाला था। भूकंप से नेपाल में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं मिली, ये सबसे बड़ी राहत की बात है। लेकिन आपको ये बताएं कि नेपाल में भूकंप आने का सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है। इससे पहले 29 जून को भी नेपाल में 4.2 तीव्रता वाला भूकंप आया था और आज एक बार फिर से वैसी ही तस्वीर यहां से देखने के लिए मिली। फिलहाल ट्रेंड्स में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए भारत 24 पर।